हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 4 फरवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर? SIAC के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, इट हैज़ अ परमानेंट ट्रिब्यूनल इन सिंगापुर फॉर केसेस रिलेटेड टू इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन। सेकेंड, parties under the case voluntarily comply with the emergency orders of arbitrators from these center। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड ओनली, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब देखिए, ये जो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर है उसका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर है ये SIAC, सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। अब उसके अंदर मान लो कि जैसे अभी ये अमेज़ॉन का जो केस है उसके लिए न्यूज़ में है कि अमेज़ॉन एंड इंडिया के अंदर जो फ्यूचर रिटेल ग्रुप है उन दोनों के बीच में ये केस चल रहा है। तो ये दोनों ग्रुप जो है वो मिलके आर्बिट्रेशन के लिए कहाँ पे गए? ये सेंटर पे गए। अब ये सेंटर जो है उसकी कोई परमानेंट ट्रिब्यूनल नहीं है। जैसे जैसे केस आते हैं तो केस बाय केस ये सेंटर जो है वो किसी इमरजेंसी ट्रिब्यूनल का एस्टैब्लिशमेंट करता है। तो ये परमानेंट ट्रिब्यूनल या फिर कोई केस के लिए ट्रिब्यूनल बनाने में टाइम काफ़ी ज़्यादा है। तो ये दोनों कंपनीज क्या करेंगे कि उनको इंटरिम रिलीफ चाहिए, मतलब जब तक परमानेंट फैसला नहीं आ जाता तब तक बीच के समय के दौरान उनको कोई रिलीफ चाहिए। तो ऐसे रिलीफ लेने के लिए ये दोनों कंपनीज जो है वो क्या करेंगे, इमरजेंसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे कि जब तक कोई फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक हम कोई इमरजेंसी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे और वो अपना फैसला देंगे। अब ये इमरजेंसी आर्बिट्रेटर जो होता है वो अपना फैसला देते हैं, लेकिन उस फैसले को मानना या नहीं तो वो किसके हाथ में होता है? ये दोनों कंपनीज के हाथ में होता है। मतलब कि इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि उन्होंने जो इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का फैसला है वो मानना ही पड़ेगा। दोनों कंट्रीज या फिर कंपनीज जो है वो वॉलंटरी बेसिस पे इस पर्टिकुलर फैसले को मान सकते हैं। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ये उनके ऊपर बाइंडिंग रहेगा, ये वॉलंटरी नेचर का है। अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो इंडिया में ऐसा है कि अगर आप मान लो कि ये इमरजेंसी आर्बिट्रेटर का जो फैसला है वो नहीं मानते तो इंडिया की किसी हाई कोर्ट के अंदर आप अपील कर सकते हैं। मतलब कि इंटरिम रिलीफ के लिए जो अपोजिशन कंपनी है वो इंडिया में कोई हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पहले स्टेटमेंट में लिखा है कि इसके अंदर एक परमानेंट ट्रिब्यूनल है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत होगा। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि ये वॉलंटरीली कंप्लाई करते हैं उनके ऑर्डर्स को जो कि इमरजेंसी ऑर्डर्स हैं। सो द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। तो जैसा कि हमने देखा कि ये पर्टिकुलर इश्यू जो है वो फिर से न्यूज़ में क्यों है, ये आपको कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे मिलेगा। Amazon विंस रिलीफ एट हाई कोर्ट स्टेज फ्यूचर रिलायंस डील। अब इसके अंदर हुआ क्या था कि सबसे पहले तो Amazon जो है उन्होंने ये जो फ्यूचर FBB ग्रुप है उसका कुछ हिस्सा जो है वो खरीदा था। कुछ टाइम के बाद ये जो फ्यूचर ग्रुप है उन्होंने वही हिस्सा जो है वो किसको बेचा? रिलायंस ग्रुप को बेचा। जब ऑलरेडी कोई स्टेक जो है आपने अमेज़ॉन को बेच के रखा है तो आप फिर से उस स्टेक की डील कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए ये मामला जो है वो कहाँ पे गया था? आर्बिट्रेशन सेंटर पे गया था। तो इसके अंदर वहाँ पे इमरजेंसी ऑर्डर्स दिए गए कि इस मामले के ऊपर कोई जजमेंट अभी तक नहीं सुना गया। अब अमेज़ॉन जो है उनको इंटरिम रिलीफ चाहिए थी कि नहीं, हमें जब तक फाइनल जजमेंट आता है तब तक कोई ना कोई काम तो करना होगा। तो फिर उन्होंने क्या किया कि दिल्ली हाई कोर्ट में, जैसा कि हमने आगे देखा कि प्रोविजन ये है कि हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में गए और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जो पूरी डील है उसके ऊपर स्टे लगा दिया है कि रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप के बीच में अभी कोई डील नहीं होगी जब तक फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता। तो इसलिए अमेज़ॉन जो है वो उनको यहाँ से रिलीफ मिली है, इसलिए ये आर्बिट्रेशन सेंटर जो है वो न्यूज़ में है। इससे पहले जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के केसेस हुए थे, वोडाफोन का केस है, तो वो भी अभी सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में है, तो इसलिए ये सेंटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्वेश्चन, साइबर क्राइम्स इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डैश अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि साइबर क्राइम जो है वो 7th शेड्यूल के अंदर कौन सी मैटर में है? ऑप्शन ए स्टेट लिस्ट, ऑप्शन बी यूनियन लिस्ट,
ऑप्शन सी कंकरेंट लिस्ट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव। साइबर क्राइम जो है, अब आप थोड़ा सोच सकते हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा तो तब तो साइबर क्राइम्स नहीं थे, मतलब कि ये ऐसा सब्जेक्ट है कि जो उस टाइम पे इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में एंटर नहीं किया होगा। दैट मीन्स इट हैज बिकम अ रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। ये क्या है, अभी एक रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट है। अब रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट जो है उसके ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। सो द आंसर इज डी, नन ऑफ द अबव, बिकॉज ये किसी भी लिस्ट में नहीं है, इट इज अ रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। सो अभी ये न्यूज में इसलिए है बिकॉज ये भी कल के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था कि सोशल मीडिया से रिलेटेड जो इश्यूज है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये कहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है, बिकॉज साइबर क्राइम्स और ये सब चीज़ें जो है वो सेंटर के डोमेन में आती है, वो किसी भी स्टेट लिस्ट में नहीं है, तो इसके ऊपर किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का कोई कंट्रोल नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट लिंगराज टेम्पल? फर्स्ट, it is built in around 6th century AD, dedicated to Shaivism. Second, it is built in red stone and is a classic example of Kalinga style of architecture. And third, it is located in the state of Odisha. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। अब ये लिंगराज टेम्पल जो है, अगर मान लो कि आपको ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कौन से साल में बना था, लेकिन इतना तो आइडिया आप लगा सकते हैं कि ये मिडिवल एज का है, ये एंशियंट एज का नहीं है। 6th सेंचुरी एडी जो है, इट टॉक्स अबाउट एंशियंट इंडिया, तो उस टाइम पे तो ये पर्टिकुलर टेम्पल जो है वो नहीं बना था, ये बना था 11th सेंचुरी में, राइट। यस, इट इज डेडिकेटेड टू शैविज्म, लेकिन यहाँ पे ये जो एस्टैब्लिशमेंट का ईयर है वो गलत है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है कि ये रेड स्टोन में से बना है एंड इट इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। अब अगर आपको ये सेकंड स्टेटमेंट आता है तो आपको थर्ड स्टेटमेंट भी आना चाहिए, बिकॉज कलिंग स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है वो पर्टिकुलरली कौन से स्टेट में फेमस है, ओडिशा के अंदर, तो इसलिए आंसर होगा बी, सेकेंड एंड थर्ड। तो अभी वहाँ पे हमने रिसेंटली एक क्वेश्चन देखा था, एकाम्र क्षेत्र, जो कि ये लिंगराज टेम्पल को डेवलप करने के लिए जो प्लान बनाया गया है उसका नाम है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे मेजर्स लिए, लेकिन उस मेजर्स की वजह से टेम्पल के ऊपर इरिवर्सिबल इफेक्ट्स हुई है कि जिसकी वजह से टेम्पल को नुकसान हुआ है। तो इसलिए वहाँ के लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इस टाइप के डेवलपमेंटल वर्क जो है उसे रोक दे, इसलिए ये पर्टिकुलर साइट जो है वो न्यूज़ में है। फोर्थ क्वेश्चन, Which of the following announcements are made in Union Budget 2021-22? मतलब इनमें से कौन सी अनाउंसमेंट इस साल के बजट के अंदर की गई है? फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे कॉरिडोर इन केरला, सेकेंड डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क इन आसाम, एंड थर्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर इन वेस्ट बंगाल। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यूनियन बजट के अंदर केरला के अंदर नेशनल हाईवे कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए कहा गया है, फिर आसाम के अंदर रोड नेटवर्क एस्टैब्लिश होगा और वेस्ट बंगाल के अंदर इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इसकी डिटेल्स क्या है वो हम न्यूज़पेपर आर्टिकल में देखेंगे। सो अभी ये 4 स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पे इलेक्शंस आने वाले हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने जानबूझ के इस टाइप के प्रोजेक्ट को अनाउंस किया है ताकि ये 4 स्टेट जो है उनमें कंपैरेटिवली बेनिफिट मिल सके। 4 स्टेट कौन से हैं? केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड आसाम। ये 4 स्टेट के अंदर इलेक्शंस आने वाले। तो केरला, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, तो इसके लिए रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे कि उसके लिए कितना फंड अलोकेट किया गया है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट्स आर कवर्ड अंडर मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट?
मतलब कि ये जो मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है उसके अंदर कौन से टारगेट्स रखे जाते हैं। फर्स्ट, रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड फिस्कल डेफिसिट, थर्ड टैक्स टू जीडीपी रेशियो एंड फोर्थ टोटल आउटस्टैंडिंग डेट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी 1 2 3 4। ये चारों टारगेट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए ये मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट है क्या। अंडर द FRBM एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मैंडेटेड टू रिलीज दिस स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द बजट। बजट के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको ये स्टेटमेंट भी जारी करना होता है। अब इस स्टेटमेंट के अंदर अगले 3 साल के टारगेट होते हैं कि फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स ये 4 टारगेट जो है वो आप किस तरीके से सेट करेंगे। मतलब कि अगले 3 साल तक रेवेन्यू डेफिसिट कितनी होगी, फिस्कल डेफिसिट कितनी होगी, टैक्स टू जीडीपी रेशियो कितना होगा और गवर्नमेंट का टोटल आउटस्टैंडिंग डेट कितना है। तो इस स्टेटमेंट के ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट का फिस्कल कंसोलिडेशन ठीक से हो रहा है या नहीं। तो ये चारों आंसर जो है वो करेक्ट है। आंसर इज डी 1 2 एंड 3, सॉरी 1 2 3 4। सो ये कल के न्यूज़पेपर में काफ़ी अच्छा आर्टिकल था जिसके अंदर ये कहा गया है कि इट्स अ टाइम टू गुड बाय फिस्कल ऑर्थोडॉक्सी, कि हम सालों से जो प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए, सो इट इज़ द टाइम कि हम उसको गुड बाय कह दें और कुछ नई प्रैक्टिसेस जो है उसे अडॉप्ट करें। अब यही ठीक टाइम क्यों है कि नई प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए, तो इसके लिए ये पूरा आर्टिकल दिया गया है कि ऐसा कौन सा सिनारियो अभी बन रहा है कि जिसकी मदद से हम नए मेथड्स जो है उसे इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। हम 2 और क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। ये वाला जो क्वेश्चन था उसके फाइंडिंग्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और यहाँ पे ये दिया गया है कि क्यों मिड टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो ज़रूरी है। 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फर्स्ट, it is a state of any economy where GDP is growing constantly for 5 years. Second, it is a situation where inflation rate is controlled as per the targets of the government. Third, it is a status in the budget for an economic where borrowings are kept at minimum level. And fourth, none of the above. चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, कि ये एक टाइप का ऐसा स्टेटस है कि जहाँ पे इकोनॉमी के अंदर जो बोरोइंग लेवल है वो आप जितना मिनिमम रख सकते हैं उतना आपने मिनिमम रखा है। तो इसे क्या कहेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अब ये टर्म जो है वो कहाँ से आई, तो इस आर्टिकल के अंदर पर्टिकुलरली ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे ये टर्म जो है उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि किस तरीके से इंडिया में अभी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो एस्टेब्लिश हो रही है और इसकी मदद से हम फिस्कल ऑर्थोडॉक्सी जो है उसे दूर कर सकते हैं। दूसरा भी रीजन दिया गया है, उसके ऊपर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट्स। ऑप्शन ए, when fiscal deficit in the budget is estimated higher than 5%. Second, when sectors of economy are interdependent on each other for their growth. Third, when present outstanding debt is offset by future surpluses. And fourth, none of the above. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी। अब इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट क्या है, तो जहां पे आपका आउटस्टैंडिंग डेट जो है उसके सामने आपका फ्यूचर सरप्लस ज़्यादा है। मतलब कि मान लो कि किसी पर्टिकुलर ईयर के लिए गवर्नमेंट का टोटल आउटस्टैंडिंग डेट जो है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि हम फ्यूचर में इतना ग्रो करने वाले हैं, फ्यूचर में हमारा रेवेन्यू जो है वो इतना इंक्रीज होगा कि जिसकी मदद से हम आराम से 110 रुपये जो है वो कमा पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये जो फ्यूचर सरप्लस है उसको यूज करके आप आपका आउटस्टैंडिंग डेट जो है उसे आसानी से रीपे कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन को क्या कहते हैं, इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट। कि अगर ये कंसर्न की चीज कहाँ पे है कि जब आपका फ्यूचर सरप्लस जो है वो आउटस्टैंडिंग डेट से कम हो, यहाँ पे इस केस में ज्यादा है, मतलब कि इट इज एक्सेप्टेबल। सो द आंसर इज सी, व्हेन
present outstanding debt is offset by future surpluses. तो यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है उसके अंदर ये चीज एक्सप्लेन की गई है कि ये पूरी टर्म है क्या। यहाँ पे एक इकोनॉमिस्ट का नाम दिया गया है ओलिवर ब्लैंकेट। उन्होंने ये कहा था कि इफ द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द गवर्नमेंट इज लेस देन द ग्रोथ रेट, देन द इंटरटेम्पोरल बजट कंस्ट्रेंट फेसिंग द गवर्नमेंट नो लॉन्गर बाइंड्स। कि जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके ग्रोथ रेट से कम है, मतलब कि जिस हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था कि आपका इंटरेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे जो एडवांस इकोनॉमी है उनको डरने की जरूरत नहीं है कि वो फ्यूचर में अपना डेट जो है वो आसानी से रीपे कर पाएंगे। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन रिसेंटली इन न्यूज फॉर इट्स आर्मीज coup इन द कंट्री? फर्स्ट इज नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान एंड ऑप्शन डी म्यांमार। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज डी, म्यांमार। काफी आसान क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा कि म्यांमार के जो लीडर थे आंग सान स्यू की, तो उनको रिसेंटली अरेस्ट किया गया है और वहां पे अभी काइंड ऑफ मिलिट्री रूल की सिचुएशन चल रही है, तो आंसर होगा डी म्यांमार। तो ये जो वहां पे सिचुएशन चल रही है उसके बारे में ये कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल था। अब जो दो क्वेश्चन है वो आज के न्यूज़पेपर से है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग आर असेंशियल फॉर मेंटेनिंग डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स? मतलब इनमें से कौन सी चीज जरूरी है सेपरेशन ऑफ पावर्स के डॉक्ट्रिन को मेंटेन करने के लिए? फर्स्ट इज जुडिशरी शुड एक्ट ओनली एज एन अलार्म बेल। सेकेंड, लिमिटिंग द पावर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। थर्ड, लिमिटिंग द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली। सेकेंड एंड थर्ड इज इनकरेक्ट। अब देखिए सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके अंदर क्या कहा है कि जो 3 स्ट्रक्चर है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, तो ये तीनों को अलग अलग पावर्स दिए गए हैं, उन पावर्स को आपको सेपरेट रखना है। अब कैसे रख सकते हैं? सो जुडिशियरी शुड नॉट इंटरवेन इन द मैटर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, कि उनको दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर लेजिस्लेचर जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर से बियॉन्ड जाके कोई कानून बनाते हैं तो वहां पे वो जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा कि इट शुड एक्ट ओनली एज एन अलार्म बेल, मतलब कि ऐसी एक्सेप्शनल सिचुएशन हो वहां पे आप इंटरफियर कर सकते हैं। सेकेंड में क्या कहा है कि लिमिटिंग द पावर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, कि जुडिशियल एक्टिविज्म को आप लिमिट कर सकते हैं। सो प्रैक्टिकली इट इज इम्पॉसिबल इन इंडिया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कहा है कि ये हमारा जो पावर है इट इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, सो पार्लियामेंट कैन नॉट लिमिट दिस पावर। थर्ड जो है वो वैसे ही इनकरेक्ट होगा बिकॉज एपेलेट जुरिस्डिक्शन हैज नथिंग टू डू विद द सेपरेशन ऑफ पावर्स, क्योंकि वो तो लोग अपील कर सकते हैं हायर कोर्ट के अंदर, तो वो इस टाइप का जुरिस्डिक्शन है। सो आंसर होगा ए, वन ओनली। सो आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे है सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू इंटरवेन इन दी कन्वर्जन लॉज, कि काफ़ी सारे स्टेट जो है वो कन्वर्जन लॉज बना रहे हैं इंटरफेथ मैरिजेस के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि हम इसके अंदर इंटरफियर नहीं करेंगे। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट एफर्ट्स ऑफ ट्राई, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टू कर्ब अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन UCC? फर्स्ट, it uses blockchain technology to check menace of UCC. Second, TRAI records all the communication between subscribers and entities. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज सी, बोथ 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ये 2018 के अंदर ट्राई जो है उन्होंने ये गाइडलाइंस जारी की थी कि वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके ये जो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन है, मतलब कई बार आपको कंपनीज वगैरह के कॉल आते हैं, स्पैम मैसेजेस आते हैं या फिर कॉल्स आते हैं, तो इसको कहते हैं अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन। तो उसको कैसे चेक करेंगे? दे विल यूज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर दिस, और उसको मेंटेन करने के लिए ट्राई जो है वो कंपनीज और एंटिटीज एंड सब्सक्राइबर के बीच में जो बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। सो द आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो ये 2018 के अंदर जो गाइडलाइंस ट्राई ने जारी की थी, तो
तो अभी हाई कोर्ट के अंदर किसी ने अपील की है कि ये गाइडलाइंस जो है वो फॉलो नहीं होती, इसलिए हाई कोर्ट ने ट्राई को कहा है कि आपकी जो गाइडलाइंस है उसको आपको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस आपको पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।